नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे उपचुनाव में जैस की भूमिका की। जिस तरीके से उपचुनाव करीब आते जा रहे हैं और जैस की अगर बात करें तो जैस की खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर सक्रियता बढ़ गई है। जैस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जय आदिवासी युवा शक्ति बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। जैस अपने उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस को समर्थन देगा, इसे लेकर 5 अक्टूबर को बैठक में फैसला होगा। दूसरी तरफ 5 अक्टूबर को सरकार ने झाबुआ में आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया है। खंडवा लोकसभा सीट और अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट में आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में चुनाव में जैस की मौजूदगी का बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर भी असर होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां जनदर्शन यात्रा निकालने के साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर में आदिवासियों को सवार कराकर यह संदेश देने की कोशिश की कि यह सरकार सिर्फ ही जो है ये हो सकता है आदिवासियों को हेलीकॉप्टर में घुमाने को लेकर शिवराज सरकार में ही संभव है। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ना बैठा हो वह सीधे हेलीकॉप्टर में बैठ गया। हालांकि कांग्रेस ने इस पर फोटो जारी करते हुए कहा था कि ये आदिवासी हैं जो बीजेपी और संघ से जुड़े हैं। इस सीट पर आदिवासी संगठन जैस भी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। कांग्रेस अगर यहां कांतिलाल भूरिया को पसंद का उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि आदिवासियों को कैसे अपने विश्वास में लाएगी कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन अगर बात करें कि हीरालाल अलावा की बात करें तो जिस तरीके से इन सीटों पर आदिवासी वोट बैंक बहुतायत में है, वहीं पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस से जैस की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल इस पूरे चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर। हमारे साथ जुड़े हैं धैर्यवर्धन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, संदीप सब लोग हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमोहन झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से जैस की अगर बात की जाए तो जैस भारतीय जनता पार्टी का इन सीटों पर मामला बिगाड़ सकती है, या फिर कहें कि जो आदिवासी वोट बैंक है, चूंकि जैस की वहां पर अगर कहा जाए कि दखल की अगर बात की जाए तो हीरालाल अलावा ने वहां से जीत कर यह साबित कर दिया था कि जो वहां पर आदिवासी संगठन है या जो जैस संगठन है वो कहीं ना कहीं आदिवासी उम्मीदवारों को ही पसंद करता है। और एक हिसाब से अगर कहें तो जिस तरीके से जैस ने अपनी पूरे मध्य प्रदेश में पैठ बढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। धैर्यवर्धन जी, देखिए, आपके विश्लेषण पर मुझे एक बात कहना पड़ रही है जी कि सामान्य तौर पर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है या लड़ता है जी तो क्या वो खेल बिगाड़ने के लिए लड़ना चाहता है? जी इसकी केवल इतनी ही अगर मंशा है तो क्या मतदाता नहीं समझेगा? वह भी भगता है, क्योंकि मतदाता बहुत सजग है, बहुत समझदार है और बहुत बुद्धि कौशल के साथ हर चीज का मुआयना करता है। सामान्य तौर पर मेरा ये मानना है कि चुनाव जीतने के लिए खेले जाते हैं, और यदि किसी सीट पर आदिवासियों का बाहुल्य है तो आदिवासी का अर्थ केवल जैस नहीं है। धैर्यवर्धन जी, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अगर एक हिसाब से कहा जाए कि चुनाव जैसे ही आए जनदर्शन यात्रा और आदिवासी अधिकार यात्रा दोनों पार्टियों ने निकालनी शुरू की तो कहीं ना कहीं जो वोट बट रहा था, या जैस की अगर दखल की बात की जाए तो ये आप भी मानते हैं कि जैस ने अपना दबदबा कायम कर रखा है आदिवासी क्षेत्रों में? मुझे किसी के दबदबे से कोई आपत्ति नहीं है जी, पर आदिवासियों के हित में भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आज मध्य प्रदेश के महामहिम में वो उनका तो पूरा जीवन हो गया भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ में काम करते करते। तो ऐसे हजारों आदिवासी परिवार हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी जी ने यदि सबसे ज्यादा घर किसी को उपलब्ध कराए हैं तो गरीब तबके में आदिवासी अंतिम छोर पे खड़ा हुआ होता है, उनको मकान उपलब्ध कराएं, उनके घरों में शौचालय पहुंचे हैं। धैर्यवर्धन जी, आज जो विजय साय और कहा जाए हीरालाल अलावा के बीच की जो बातचीत सामने आई है, कई अखबारों ने इसको छापा है और ये जो खबरें आई हैं कुछ उसकी वार्तालाप के कुछ ऑडियो क्लिप्स भी आए हैं, या उन लोगों ने अपने जो बयान दिए हैं, जो दोनों नेताओं ने अलग अलग जगहों पर बयान दिए हैं, उसमें तो लग रहा है सीधा सीधा कि आपकी नजदीकियां तो नहीं है और हीरालाल अलावा कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं पसंद करते हैं। देखिए, चुनाव में जो जिस मंशा से आएगा जी, हम उसका मुकाबला करेंगे। जी, कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा तो बाएं फैलाकर उसका भी स्वागत करेंगे। ठीक है संदीप जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कृष्णमोहन झा साहब से पूछूं। आज अगर बात की जाए कृष्णमोहन जी, तो आपने भी जब पिछला चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, मुझे याद है कि हीरालाल अलावा के प्रोग्राम में आप भी गए थे
और वो जो एक बड़ा भव्य प्रोग्राम था उसमें शायद गोविंदा भी पहुंचे थे। तो क्या कहेंगे आपकी जयस ने जिस तरीके से कम समय में आदिवासी इलाकों में जो पैठ बनाई है, कहीं ना कहीं वो दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द साबित हो रही है क्या? ये बहुत अच्छी बात आपने कही नरेंद्र। जिस ढंग से आपने देखा होगा कि ये 2018 का चुनाव हमने देखा, वैसे ही हमने 2003 को बहुत करीब से देखा था, जब पूरे प्रदेश में उमा जी की लहर चल रही थी और एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चले गई। उस समय 4 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लेकर के आई थी और 4 सीटों पर उन्होंने खेल बिगाड़ा था। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर यदि हम देखते हैं तो सीधा सीधा असर उन्होंने किया था। फिर 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें सेकंड पोजीशन पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही मंडला से। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों का जो प्रभाव है, एक नया संगठन खड़ा हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम पे, और वो धीरे धीरे करके बहुत ज़बरदस्त पैठ बनाया। पर उनकी अंदरूनी लड़ाई 2009 तक आते आते कई गुटों में बढ़ गए वो, और उसका जो दुष्परिणाम था वो देखने को मिला कि कांग्रेस फिर पावरफुल हुई। फिर एक युवाओं ने, इसमें जो एम्स के डॉक्टर थे और तमाम तरह के जो योग्य लोग थे, युवाओं का एक बड़ा संगठन तैयार हुआ और उसको पहले एक सामाजिक संगठन का रूप दिया गया, बाद में उसको राजनीतिक स्वरूप दिया गया। तो देखते देखते ये जो संगठन है, अभी आप दूर मत जाइए जी, धैर्यवर्धन जी को भी याद होगा कि अभी जो बड़वानी में एक नेक्स्ट सम्मेलन किया विश्व आदिवासी दिवस पे, तो लाखों की संख्या में जो इकट्ठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ताकतवर होकर के उभरे। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की फ़िज़ा है, एक अलग टाइप की फ़िज़ा है। यहाँ 2 दलों का ही वर्चस्व रहा है, मगर ये जो वर्तमान परिस्थितियाँ बन रही है उसमें कहीं ना कहीं जयस की जो भूमिका है बड़ी अहम है। और जयस में भी आप, जैसे भी आप कह रहे थे, हीरा आप गए थे, करीब से कवर किया था, मेरे को याद है लाइव वाला कार्यक्रम। तो हीरा अलावा का जो क्रेज़ था, और उसको देखिए कि वो वोट में तब्दील हुआ, तो कहीं ना कहीं एक माहौल जयस का जब कांग्रेस ने उनको टिकट भी नहीं दिया था, टिकट नहीं दिया, तो एक अलग माहौल बहुत ज़बरदस्त बना जयस का, और अभी भी वो माहौल देखने को मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ ज़बरदस्त है, खासतौर पे जो लोकसभा सीट है अपनी, और दूसरी जो जोबट से है, तो दोनों जगहों पर जयस बहुत प्रभावकारी रहेगा। और अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ कि भारत में यदि ट्राइब पे कुछ चिंता हुआ है, किया है किसी ने, तो एनडीए सरकार ने की थी। पहली बार जनजातीय मंत्रालय बनाया गया था और हमारे जो अभिनव मित्र हैं फग्गन सिंह उसके मंत्री बने थे। तो उस ज़माने में बहुत काम हुआ, उसके बाद से लगातार काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी बात को उन तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। और आप जानते हैं कि उनका एक अलग वैचारिक स्तर होता है, उन तक उनकी किसी न किसी ढंग से बात नहीं पहुंच पा रही, और एक माहौल जो है जयस का बृहद रूप लेता जा रहा है। संदीप जी, अब 5 तारीख को फैसला होगा कि जयस कांग्रेस को समर्थन देगी या अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्या कहेंगे आप लोगों ने तो टिकट भी नहीं दी थी हीरालाल अलावा को। नरेंद्र जी, राजनीतिक निर्णय जो होते हैं वो बड़े बुद्धि और विवेक से लिए जाते हैं जी। और जयेश का जो निर्णय 5 तारीख को आना है, तो कांग्रेस पार्टी अगर वे आते हैं तो उनका स्वागत है, और नहीं आते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत से वहां चुनाव लड़ने की पहले से तैयारी कर रही है। रही बात आदिवासियों के हित की बात करने की, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय कृष्ण मोहन झा जी ने भी बताया कि एनडीए की सरकार में आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंत्रालय का गठन भी किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारें जब भी मध्य प्रदेश में रही या देश में रही है, हम लोगों ने जाति या धर्म के आधार पे किसी तरह की योजना या कार्यक्रम चलाने के बजाय उन वर्गों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है जो शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों से अछूते रहते आए हैं। आप देखिए, वन अधिकार कानून हमने लागू किया। हमारी सरकार, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने 1 लाख तक के कर्जे जो थे आदिवासियों के वो पूरी तरह माफ कर दिए। आप देखिए, आदिवासी वित्त निगम के द्वारा जो कर्ज दिए गए थे वो भी हमने सारे के सारे माफ कर दिए। तो आदिवासियों के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी मन वचन और कर्म से बड़े समर्पण के साथ काम करती आई है। ये एक बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पर राजनीति तो करती आई है, लेकिन प्रभु राम को जो झूठे बेर खिलाने वाली शबरी थी, उसके वंश के उत्थान के लिए इनके पास ना तो पिछले 15 सालों में कोई कार्यक्रम था, ना अब कोई कार्यक्रम है। ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए, आदिवासियों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इनकी बातों में आने वाला नहीं है, ये तय है। ठीक है, धैर्यवर्धन जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कांग्रेस के साथ नहीं जाती है जयस, तो उस व्यक्ति को, वो जो पटवारी थे जिनको निलंबित किया गया था, उनको वहां से उतारने की तैयारी चल रही है।
अगर वो जैस पार्टी की जो गतिविधियों में शामिल हुए थे तो उन्हें आपके मतलब कहना चाहिए आपकी सरकार है, आपने उनको नितेश अलावा को सस्पेंड किया था। देखिए, सस्पेंशन बिल्कुल अलग विषय होता है जी उसके कारण दूसरे हैं, पर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है जी तो इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। सरकारी कर्मचारी के लिए भी एक व्यवस्था तय की गई है कि कितने दिन पहले उसको रिजाइन कर देना चाहिए, वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जी और ये जयस का सवाल है कि वो क्या निर्णय करते हैं, किसको चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, जी ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। तो देखिए, मैं फिर कहा कि आदिवासी भाई समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मन वचन कर्म से, इस शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी मन वचन कर्म से अगर इनकी फिक्र की होती तो ये छप्पर में टप्पर में और झोपड़ी में नहीं रहते आजादी से लेकर अब तक 75 साल तक। आदिवासियों का जीवन पूरे हिंदुस्तान में कैसा है जी, और इनको छत अगर दी है, पक्की छत मुहैया कराई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुहैया कराई है। आदिवासियों के घरों में यदि भरण पोषण के लिए 1000 रुपए महिलाओं के लिए प्रतिमाह देने की व्यवस्था की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी ने की है। इसलिए हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदत्त शर्मा जी, उन सब की पूरी नजर है इन सब विषयों पर, और जो भी निर्णय होगा चुनाव में हम सब उसका सामना करेंगे। ये कोई पहला अवसर नहीं है कि चुनाव में हम तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते आए हों। हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन कल्याण का योजना निरंतर ला रहे हैं, का क्रियान्वयन वो हमारा प्रयास है और हम जन आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल भी होंगे। ठीक है। संदीप जी कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, मेरे मित्र बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजना और कार्यक्रम इस प्रदेश की जनता को, आदिवासियों के लिए दिए हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो मैं छोटा स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में जो महंगाई का दौर है, पेट्रोल डीजल खाद्यान्न और खाद्य तेल से लेकर सारी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासियों की अगर बात की जाए तो तालिबानी संस्कृति के साथ आदिवासियों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के मकानों को जला दिया गया। जोगढ़ क्षेत्र में जहां चुनाव हो रहा है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक आदिवासी को ट्रक से घसीटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी बात करने वाले लोग आदिवासियों के हितैषी बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, इसका परिणाम जो है आने वाले दिनों में जब इस चुनाव का सामना करेंगे और आदिवासी समुदाय जब कांग्रेस के साथ खड़ा होगा तो इनको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे मित्र बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आदिवासियों के नाम पे या जनता की भलाई के नाम पे पिछले 1.5 साल में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल ब्रांडिंग करने का काम किया, उत्सव मनाने का काम किया और उत्सव में कहीं ना कहीं अवसरों को ढूंढ के धन कमाने के रास्ते खोलने का काम किया है। प्रदेश की चाहे सामान्य वर्ग की जनता हो, चाहे पिछड़े वर्ग की जनता हो, चाहे आदिवासी हो और चाहे कर्मचारी वर्ग हो, आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जन आशीर्वाद लेने के बजाय इन्हें जनता के सामने माफी मांगने के लिए जाना चाहिए कि जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को इस मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था, उस जनादेश को आपने नोट तंत्र से, लूट तंत्र से अपने कब्जे में लेकर जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। इसलिए आप आशीर्वाद लेने की बजाय आप शर्मिंदगी और माफी यात्रा निकालेंगे तो शायद जनता को खुशी होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। कृष्णमोहन झा साहब, एक बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो जातिगत समीकरण होते हैं, चाहे उपचुनाव हो या प्रमुख चुनाव हो, इनमें जैसे अगर बात की जाए खंडवा जिले की तो 6 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 4 आरक्षित सीटें हैं जो कि आदिवासी वर्ग के लिए हैं, और अगर पूरे वोटरों की बात की जाए तो 6 लाख से ज्यादा आदिवासी वोट हैं। कितना प्रभावित करते हैं चुनावी जातिगत समीकरण? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि 2003 के पहले ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था, ये उतने जागरूक नहीं थे, समाज में जो जागृति आई है और वही हम देख रहे हैं कि अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सामने दिखी, फिर अब जैस जो युवाओं का एक संगठन जो तैयार हुआ, तो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना और जागृति का ही परिणाम है। धैर्यवर्धन जी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, 15 साल सरकार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी और यही वजह थी कि 2018 में आप देखिए कि जितनी ट्राइब सीटें थी सब इनके हाथ से फिसल गई, सब पे कांग्रेस का कब्जा हुआ
और बहुत सारी जगहों पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जैस ने जो खेल बिगाड़ने का काम किया। तो अब जो एक वर्ग, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत प्रभावकारी दिखने लगा है। अच्छा, अगर बात की जाए ओवरऑल मध्य प्रदेश की सीटों की बात की जाए तो जिस तरीके के आंकड़े हैं कि 95 सीटें करीब ऐसी हैं जहां पर आदिवासी जो वोट होता है वो बड़ी निर्णायक भूमिका में होता है, क्योंकि अगर आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ चला गया तो ये सीटें कांग्रेस जीत जाती है, या आदिवासी वोट बीजेपी की तरफ चला गया। और अगर बात करें पिछले चुनाव की तो शायद आंकड़े अगर पूरे निकाले जाएं तो वो कहीं ना कहीं वोट का ध्रुवीकरण हुआ था उस वोट का। चाहे हम महाकौशल की बात कर लें, वहाँ पर भी आदिवासी बाहुल्य हैं, या फिर हम बात कर लें निवाड़ की बात कर लें, मालवा की बात कर लें, तो जो ये जो वोटर है, जो आदिवासी वोटर है, अब मध्य प्रदेश के चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ गया। क्या मानते हैं आप? जैस कहा जाए तो महाकौशल में भी अपनी पकड़ बना रहा है, अपनी पैठ बना रहा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं 95 सीट जो है वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। लगभग 75 के आसपास जो है जो एससी के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार आरक्षण तो शुरू से रहा है, लेकिन अब मैंने आपसे कहा ना कि जो एक पहले बहाव जो कांग्रेस के प्रति हुआ करता था ट्राइब पे, जो हमने खुद बहुत काम किया, हमने 95 से लगातार चुनाव देखे हैं, तो हमने देखा है कि जो आदिवासी वर्ग था, इंदिरा जी का बड़ा दीवाना हुआ करता था। यानी इंदिरा जी नहीं भी थी तब भी वो इंदिरा जी के नाम ही लेता था कि हमें पंजाब में वोट देना है, इंदिरा जी की उसमें पार्टी में वोट देना है। तो उनके प्रति उनकी दीवानगी थी। समय के साथ साथ जो है वो जो अवैध गढ़ था वो धीरे धीरे टूटता गया। संघ और बीजेपी ने काफ़ी काम किया, और अब देखेंगे कि 2003 के बाद जो चुनाव हुए उसमें आदिवासी सीटों पर भी भाजपा ने काफ़ी अच्छा जीत हासिल की। लेकिन चिंतनीय है बीजेपी के लिए ये बात कि 2018 में जो परिणाम आए थे तो कहीं ना कहीं वो बहुत घातक रहे हैं। और आप आपसे लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें मंडला के जो सांसद थे, जो ट्राइब सीट थी, उसमें तमाम आदिवासी क्षेत्रों से वो हार गए थे, और केवल जो जनरल सीट जहाँ पे थी, जनरल वोटर जो थे, उनके आधार पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये चौंकाने वाली बात है कि यानी इतने बड़े आदिवासी लीडर को आदिवासी वोटर भी जो है पसंद नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, बिल्कुल सही बात है, काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर बात की जाए तो कई ऐसे काम हैं जो मैंने भी देखे हैं, चाहे बैतूल की बात की जाए, जिस तरीके से वहाँ पे गांव में काम हो रहा है या संगठन आपका कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम धरातल तक पहुँच क्यों नहीं पाया। और अगर धरातल तक पहुंचा है तो इस तरीके के जो संगठन या नई पार्टियां खड़ी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान तो कर ही रही हैं। देखिए, अगर जातिगत समीकरण भी होते हैं, इस बात को आप भी मानेंगे कि जब जातिगत समीकरण होते हैं उनके बीच का कोई आदमी निकल के आता है तो वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा और लोग अपने जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भी जाएंगे। देखिए, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है, बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं पर विसंगतियां हो सकती हैं, कहीं पर कुछ कमी हो सकती है, कहीं पर कोई लापरवाही भ्रष्टाचार भी हो सकता है। मैं ये नहीं बिल्कुल नकारूंगा इस बात को, पर इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की हर पंचायत में गुणवत्तापूर्ण मकान बन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी किस मुंह से ये सब बातें कर रही है? इन्होंने तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब 1.5 लाख आवास गरीबों के केंद्र सरकार को लौटा दिए थे कि इसमें हम अपना शेयर देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये तो केवल पॉलिटिकल साइनाइड फैल जाए सीट पर, उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और जहरीली बातें करके हवा बिगाड़े और लोगों को भ्रमित करे। कांग्रेस तो उसी के इंतजार में है केवल। जी बोलिए संदीप जी। पार्टी के प्रति आदिवासियों का भरोसा आजादी के बाद से आज तक इसलिए बना हुआ है कि कांग्रेस की सरकारों ने चाहे केंद्र में रही हो चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम प्राथमिकता से किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय वन अधिकार कानून केंद्र की यूपीए सरकार कांग्रेस की जब पास कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के कई प्रतिनिधियों ने इस बात का संसद में विरोध किया था। ये बात प्रमाणित है। क्यों विरोध किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि आदिवासी हमेशा से वंचित वर्ग बना रहे, उसकी जमीन पर, उसकी उपज पर दूसरे लोग, माफिया तंत्र के लोग उस पर कब्जा करके और उसे अपने हवाले, अपने पास ले जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही दलितों का और आदिवासियों का साथ दिया, उनको मजबूत करने का काम किया। यही कारण है कि गोंडवाना पार्टी हो, चाहे जयस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबको आदिवासियों ने आजमाने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार मध्य प्रदेश में बनने के बाद भी कांतिलाल भूरिया जी की ऐतिहासिक मतों से जीत ये बात को प्रमाणित करती है कि मध्य प्रदेश का और देश का आदिवासी
कांग्रेस के ऊपर कल भी भरोसा करता था, आज भी भरोसा करता और कल भी भरोसा करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही उनके हितों की सही मायने में सुरक्षा करती आई है। और किसी भी तरह की जो लब्बो लुआब भारतीय जनता पार्टी का रहता है, जो एक गुमराह करने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, तो इन सबको आदिवासी समुदाय जो है, जिनको हम ये मानते हैं कि बहुत निरीह है, बहुत सीधा साधा है, अब वह वर्ग समझदार हो चुका है। कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें मजबूत करने का काम किया है। कांतिलाल भूरिया जी ने अपने झाबुआ क्षेत्र में इतने बढ़िया कोचिंग सेंटर वहां पर स्थापित किए कि आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश शासन में झाबुआ क्षेत्र से बहुत सारे आदिवासी वर्ग के भाई विभिन्न पदों पर आकर बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो कांतिलाल भूरिया जी को और कांग्रेस पार्टी को जाता है कि उन्होंने मजबूती देने का काम किया। आप छिंदवाड़ा क्षेत्र में चले जाइए, माननीय कमलनाथ जी ने समूचे आदिवासी समुदाय के लिए इतनी योजनाएं और कार्यक्रम, इतनी सुविधाएं वहां पर संचालित कर दी हैं कि आदिवासी समुदाय कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरा नाम सुनने को वहां तैयार नहीं है। और ये बात प्रमाणित रूप से फिर सामने आएगी जब आने वाले दिनों में 30 तारीख को मतदान होगा और 2 तारीख को 2 नवंबर को जब उसकी मतगणना होगी, इस बात का परिणाम सामने आ जाएगा। एक बात बड़ी किस्मत झा साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो मान लीजिए जैस को हम अभी यहाँ पे नहीं मानते कि जैस संगठन नहीं है, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो दोनों प्रमुख पार्टियां थी और कहा जाए कि एक हिसाब से आदिवासी वोट या तो बीजेपी की तरफ जाता था या कांग्रेस की तरफ जाता था। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो 95 सीटों के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं आदिवासी, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसको लेकर अब आपको नहीं लगता कि आदिवासी महाकुंभ, आदिवासी अधिकार यात्रा या फिर अमित शाह की जबलपुर में बड़ी रैली हो, इन सब चीजों को देख के नहीं लगता कि अगर आदिवासियों के लिए दोनों पार्टियों ने काम किया होता आदिवासियों के लिए तो तीसरा संगठन खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। अब अगर वो संगठन खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां पसोपेश में है या दोनों पार्टियों को एक अंदर कहना चाहिए भय व्याप्त हुआ है। इसलिए अब सब चीजें, बैकलॉग के पद भरे जा रहे हैं, वहां पे कोचिंग्स खोली जा रही हैं, वहां पे वन पट्टा दिया जा रहा है, या जो वनवासियों की जो सुविधाएं थी अब वो दी जा रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं होता कि ये चुनाव के पहले अगर दोनों पार्टियों ने आदिवासियों का ध्यान दे लिया होता तो इस तरीके की नौबत ना आती? देखिए, जो आप हम बात जो कर रहे हैं 95 सीटों की, तो वहाँ आदिवासी प्रतिनिधित्व शुरू से रहा है जी, लेकिन आदिवासी प्रतिनिधित्व कितना प्रभावशाली रहा है, कितना अच्छा काम कर पाया है, ये महत्वपूर्ण बात। जैसे कि सब लोग जी कह रहे थे, सब लोग जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि छिंदवाड़ा क्षेत्र में कमलनाथ जी ने काफ़ी काम किया, उसका परिणाम आपको 2018 मिला। लेकिन आपको ये बताएं, यही कमलनाथ जी ने 2001 में मंडला को गोद लिया था, क्योंकि मंडला पूरा आदिवासी क्षेत्र है और महाकौशल की पूरी राजनीति जो है कांग्रेस की वो कमलनाथ जी के आसपास है। 2001 में गोद लेने के बाद वो कभी वहाँ झांकने नहीं गए दोबारा। तो इस प्रकार जब लीडर, जो बड़े लीडर होते हैं, जब उपेक्षा करने लगते हैं तो फिर एक स्थानीय नेतृत्व पैदा होता है, समाज में, समाज से आदमी निकलता है। तो अब जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के कांतिलाल भूरिया जी हों, कमलनाथ जी हों, इधर बीजेपी में फग्गन सिंह जी हों, अब दिलीप भूरिया चले गए, तो ये जो सब बड़े जो नेता थे, जब तक यदि अपने क्षेत्र में उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो नया नेतृत्व तो निश्चित रूप से उभर करके आएगा। और नए समाज के बीच से लोग निकल रहे हैं, अब उनमें भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि अब अपनी बात अपने ढंग से करें। बहुत सारे लोग, चूँकि हम तो लंबे समय तक काम किए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तो आदिवासियों के बीच में बहुत काम किया। तो हमने देखा कि अब उनके बीच में, उनके मन में कहीं ना कहीं भाव है कि दोनों राजनीतिक दल हमारा उपयोग एक वोट बैंक के रूप में करिए, हमें समय समय पर एक आदिवासी कुंभ कर देते हैं, आदिवासी महोत्सव कर देते हैं। अब आप देखिए कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस ढंग से, यानी चाहे वो कांग्रेस का आयोजन नहीं था, किसी का आयोजन नहीं था, लेकिन जिस ढंग से जो भीड़ इकट्ठी हुई, खासतौर पे आप बड़वानी की बात करें, हम खंडवा की बात करें, तो ये प्रदर्शित कर रही है कि उनमें एक जागृति आ गई है। वो अपनी चीज़ों को सामने लाना चाह रहे हैं, अपने अधिकारों को समझना चाह रहे हैं और अपने अधिकारों को से सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विश्व आदिवासी दिवस पे 9 अगस्त की हम बात करते हैं, तो ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सोचने वाली बात हो गई है। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, एक चूंकि जल्दी से समय की कमी है, एक आपसे कमेंट लेंगे आखिरी। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से देखिए, चलिए पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जैस भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी, लेकिन किसी को कमतर आंकना, जैसे कि कहा जाए कि आप भी नहीं आंक रहे होंगे, हालांकि चूंकि उपचुनाव है, जिस तरीके से कोई भी पार्टी किसी भी संगठन को कमतर नहीं आंकती है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, हम बात कर रहे हैं धरातल पर काम की, अगर धरातल पर काम हुए होते, चूंकि आप सरकार में हैं तो उंगलियां भी आप पर उठेंगी, वो जवाब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी मंत्रालय बना देना, आदिवासी कुंभ कर लेना,
आदिवासी अधिकार कानून ला देना, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम, जैसे आपने भी माना इस बात को कि ठीक है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, क्योंकि आखिरी कोने तक चीजों को देखना सरकार के लिए भी एक संभव नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक मैदानी अमला है, जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है कि आदिवासियों के लिए अगर कहा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो जो काम होने चाहिए थे वो हुए हैं क्या? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल सरकार इसलिए बनाते हैं कि जन कल्याणकारी योजना बना सके, लोगों के काम आ सके, लोगों का जीवन स्तर सुधार सके जी। पर सबके घोषणा पत्र में ये बातें होती हैं, बातें भी सब करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय के सिद्धांत को व्यवहारिक तौर पर जमीन पर लागू किया है। जी। हमने समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को अनाज मिल सके, पोषण आहार मिल सके, उसको छत मिल सके, उसको यदि उसके पास फसल है उपजाने के लिए छोटा खेत है तो प्राप्त बिजली मिल सके, वहां पानी की सुविधा उस घर तक पहुंचे, उसके खेत तक पहुंचे। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। हम सब जानते हैं, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों में सिंचाई का रकबा कितनी बड़ी तादाद में बढ़ा है, मतलब कल्पना से परे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें ठीक है, लोगों के धन्यवाद जी, समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से मैं संदीप सब लोग, संदीप जल्दी बात करिए आप अपनी खत्म पूरी। हर्षवर्धन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सिंचाई का रकबा बढ़ा है, तो निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में जाके अगर इस बात का परीक्षण किया जाए कि आदिवासी क्षेत्र में लोगों की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शहरों की राजनीति की है, ना जो ये गांव तक गई है और ना कभी आदिवासियों के बीच में गई है। और अभी झा साहब ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी विश्वसनीयता के कारण आदिवासी समुदाय उनकी तरफ लौट के आया है। हमें ना तो जन दर्शन की जरूरत पड़ी, ना कभी जन आशीर्वाद की जरूरत पड़ी, ना हमें इस तरह कभी ढोंग करने की जरूरत पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जबलपुर से लेकर खरगोन और झाबुआ तक का लगातार ढोंग करने का काम, आदिवासियों को लुभाने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। चलिए संदीप जी समय की कमी है, माफी चाहूंगा। जल्दी से कृष्ण साहब आपका एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव आते ही अलग अलग वर्ग की चिंता सरकारों को होने लगती है या विपक्ष को होने लगती है, जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें या फिर आदिवासी अधिकार यात्रा की बात करें, तो ये चीजें अगर आप पहले कर चुके होते या आपने किसी वर्ग का विश्वास जीता होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। क्या कहेंगे आप जल्दी से? देखिए नरेंद्र जी, मेरे को एक बात महत्वपूर्ण लगती है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। अब इनके पास आदिवासी नेतृत्व नहीं है। यदि बात करें कांग्रेस में तो कांतिलाल भूरिया और बीजेपी में बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते। इनको नए नेतृत्व को उभारना पड़ेगा जो जनता की नब्ज को समझे, उनकी समस्याओं को समझे और अपने समाज के लिए कुछ करे। जब तक ऐसा नेतृत्व नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जयस और गोड़वाना जैसी जो पार्टियां हैं वो सामने आएंगी और उनको नेतृत्व प्रदान करेंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए उपचुनाव की, और उपचुनाव में अब जयस ने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है, और अगर बात करें तो बड़ा वोट बैंक आदिवासी वोट बैंक है, और ये जय आदिवासी संगठन जो है युवाओं का संगठन है। और जिस तरीके से अगर कहा जाए कि ये संगठन जल्दी से जितनी तरक्की इसने समय रहते की है और पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से कहें कि बढ़ गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि एक बड़ी बात यहां पर फिर से कहना चाहूंगा कि अब नेतृत्व में अगर कहे तो कोई भी जाति पीछे हटने को तैयार नहीं है, और आदिवासियों की बात करें तो अब वो अपने हक की आवाज लेकर आगे बढ़े हैं, और जो जयस ने कर दिखाया है, अब दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।